करुणामूलक संघ हिमाचल प्रदेश की उपाध्यक्षा। आप सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपके माध्यम से मतलब हम अपनी समस्याओं को सरकार तक पहुँचाने में सफल रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय पर हमें हमारा किस तरह से साथ दिया है, हमें कैसे सपोर्ट किया है, इसके लिए हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। आज मेरा जो हमारा मकसद है यहाँ पे करुणामूलक आश्रित परिवार से हम लोग आते हैं, तो ये सारे जो मेरे साथ बैठे हैं मेरे साथी हैं करुणामूलक आश्रित परिवार से हैं ये। तो जैसा कि हम लोग वैसे तो 15-20 सालों से संघर्ष करते आ रहे हैं ये करुणामूलक नौकरी के लिए। तो मैं पहले बताना चाहूँगी कि ये करुणामूलक इसका मतलब क्या होता है। इसमें वो परिवार आते हैं जिन्होंने अपने परिवार का जो सरकारी एम्प्लॉयज़ रहे हैं, जो जिनकी अचानक से डेथ हो जाती है नौकरी के दौरान या वैसे, तो उसमें ये परिवार आते हैं, तो वो फिर करुणामूलक आश्रित परिवार कहलाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब किसी परिवार का जो पालने वाला हो अगर वो परिवार से चला जाए तो परिवार की क्या हालत हो जाती है, कैसे वो फैमिली बैक फुट पे चली जाती है, उनके लिए सरवाइव करना कितना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हमारा भी आज का जो मोटिव है वो यही है कि हम अपनी बात एक बार फिर से आप लोगों के माध्यम से सरकार तक पहुंचाएं, क्योंकि सरकार को सत्ता में आए हुए लगभग 2 साल से भी ऊपर का समय बीत चुका है। तो हम इंतज़ार कर रहे हैं 15-20 सालों से कि कभी तो मतलब हमारे लिए भी कुछ होगा, फैसला लेगी सरकार, हमें हमारे हक मिलेगा। तो ये हमारे हक की लड़ाई है, हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है जो निरंतर चलती रहेगी। क्योंकि 2 साल आप बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट को हो गए हैं लेकिन आपके लिए कुछ नहीं अभी तक हुआ। हाँ जी। किस तरीके से क्या आंदोलन करेंगे या ये सर अभी तो हमारा आज का जो मेन उद्देश्य है, हम एक बार फिर से सरकार को याद दिलाना चाहते हैं जो इन्होंने हमारे से चुनाव के दौरान जो वादे किए थे उसको मैं फिर से याद दिलाना चाहती हूँ कि हर मंच से इनके जो भी नेता है, कांग्रेस के नेता है, हर मंच से सभी ने हमारे लिए करुणामूलक के लिए बात कही थी जो धरातल पे उतरती हुई कहीं नज़र नहीं आ रही है। इतना लंबा संघर्ष हो चुका है, इतना लंबा समय हो चुका है हम लोगों को संघर्ष करते हुए, तो हमने कितनी ठोकरें खाई है इस नौकरी के लिए। हम कहाँ कहाँ मिलने चले गए हैं हमारे मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से, कितनी बार हम शिमला विधानसभा में इनसे मिल चुके हैं, सेक्रेटरीट में मिल चुके हैं। हमेशा हमें ये आश्वासन मिलता रहता है महोदय आपसे कि हाँ आपके लिए हो जाएगा, आपके लिए पॉलिसी बनेगी। अब पता नहीं कब बनेगी, ये हमें नहीं पता, क्योंकि जब भी हम आपसे मिलने आए हैं, क्योंकि हिमाचल के हर कोने से, हर डिस्ट्रिक्ट से, हर तहसील से, हर गांव से करुणामूलक आश्रित परिवार है। तो जब भी शिमला हमारा आना होता है तो किस तरह से यहाँ तक लोग पहुँचते हैं, विशेषकर महिलाएं जिनके पास छोटे बच्चे हैं, वो कैसे यहाँ तक सफ़र करके आती हैं। तो ये मैं आपको अब कैसे बताऊं कितना संघर्ष हम लोग कर रहे हैं। ये एक संघर्ष की कहानी है जो शायद इतिहास में मतलब हमेशा दोहराई जाएगी, क्योंकि एक तो 432 दिन का अनशन भी हम लोगों ने किया था, तो उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पे जब भी हम लोगों को मिलने बुलाया जाता है, हम लोगों का जो भी कभी धरना प्रदर्शन रहता है, हम लोग जब भी यहाँ पे आए हैं तो किस स्थिति से होके आए हैं वो हमें पता है, ठीक है। और अभी जो उस टाइम बरसात के दिनों में महिलाएं, सर कुछ महिलाएं ऐसी हैं, ऐसी जगह से आई है, मतलब कि अगर उन्हें कुछ हो जाता तो मतलब उनके बच्चे बाप से तो छूट ही गए थे और माँ से भी शायद छूट सकते थे। तो फिर ये जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अनाथ बच्चों के लिए करें, तो इनका वो अनाथ आश्रम वो पूरा बच्चों से भर जाएगा। एक दिन ऐसा हो जाएगा अगर इन्होंने अभी भी कुछ नहीं किया तो, ठीक है। तो मेरा आज का कहने का यही है, तात्पर्य है कि इनके नेता ने चुनाव के दौरान जितने भी हम लोगों से वादे किए थे सर,
हर मंच से अग्निहोत्री जी ने, डिप्टी सीएम साहब ने हमेशा ये कहा था कि हमारी सरकार सत्ता में आते ही सबसे पहले मैनिफेस्टो में नंबर 3 पे हमारे लिए जो रखा गया था कि भाई हाँ, इन लोगों के लिए प्रावधान किया जाएगा, नौकरी का प्रावधान किया जाएगा। तो अब तो 2 साल हो गए हैं, धरातल पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो कोई नौकरियां नहीं मिली हैं। कभी बोलते हैं कि इनके लिए क्या कहते हैं, कमेटी गठित हो रही है। तो जब नहीं करना है, नौकरियां नहीं देनी है, तो सर ये कमेटी गठित करने का क्या फ़ायदा है, ये हमें समझ नहीं आ रहा है। ये किस तरह की कमेटी गठित की गई है, ना ही कभी इसमें हम लोगों को इन्वॉल्व किया गया है, ना ही कभी हम लोगों से कोई इस विषय में कोई बातचीत हुई है। तो ये कैसी कमेटी है? 100 दिन से अधिक का आपका संघर्ष हो चुका, जी। रिजल्ट 0, 2 वर्ष से अधिक सरकार को बने को हो गई है, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं। कितने ऐसे आपके लोग हैं जिनकी उम्र यहाँ पर नौकरी की निकल चुकी है? कितने कुल संख्या कितनी है? सर हमारी टोटल जो संख्या है वो 3234 है। अभी भी जो केस पेंडिंग है, जो अभी लगने बाकी है। तो इसीलिए आज सर मैं पूछता है, ये करुणामूलक संगठन पूछता है सरकार से, पूछते हैं करुणामूलक आश्रित परिवार पूछते हैं सरकार से कि इतना इस तरह से हमें क्यों ठगा गया। हम अपने आप को सर ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, इसलिए आज हम यहाँ पे सब लोग इकट्ठे हुए हैं। मैं पूछती हूँ मुख्यमंत्री जी से, हमें ये झूठे आश्वासन क्यों दिए गए? जब धरातल पर कुछ करना ही नहीं था तो ये आश्वासन क्यों दिए गए हमें? कितने साल से नहीं है करुणामूलक आधार पर नौकरी? ये सर मेरे भी हस्बैंड की डेथ 2013 में हो गई थी। अब खुद समझ लीजिए आप कितनी साल, 12 साल तो मुझे भी हो गए हैं। शिमला आते आते सर 11-12 साल से मैं भी स्ट्रगल कर रही हूँ, और जो मेरे साथी हैं मतलब 15-18 साल बस, तो सभी को हो गई थी इतनी सालें। तो कितना समय दे रहे हैं आप सरकार को कि इस अवधि तक अगर नहीं हुआ तो फिर आप आंदोलन करेंगे? बिल्कुल करेंगे सर, हम करेंगे। अभी हमारा जो संघर्ष होगा वो हम और तेज करेंगे, अगर सरकार ने अभी हमारे लिए और कुछ नहीं किया तो। अभी हमारा जो संगठन है, हमारे जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं, जो हमारे संघ के है, जो हमारे अध्यक्ष है, हमारी अभी आपस में गूगल मीट होगी, उसके माध्यम से जो सभी के सुझाव होंगे, जो सारे डिक्लेयर मतलब जो भी वहाँ से डिसीजन होगा, तो वो हम अपना संघर्ष अभी और तेज करेंगे। हम बैठने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये हमारे हक की लड़ाई है, हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है, इसको हम लेके रहेंगे। ठीक है, सरकार है, कर्मचारी हितैषी सरकार अगर है, तो अगर उस कर्मचारी को कुछ हो जाता है तो उसके बाद जो उसके बीवी बच्चे जो छूट रहे हैं, तो सर उनके लिए क्या प्रावधान है? फिर उनके लिए कैसी पॉलिसी है? फिर उनको तो दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है, जैसे आज हम लोग खा रहे हैं। तो ये पता नहीं अब ये कैसी कर्मचारी हितैषी सरकार है, हमें समझ नहीं आता। और 1990 में ये जो पॉलिसी का गठन हुआ था सर, ये मतलब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी कि हर 3 साल में पॉलिसी इंक्रीज होनी है। तो इसमें ऐसा भी कुछ नहीं हुआ, कोई संशोधन नहीं हुआ है सर पॉलिसी में। गाइडलाइन थी सुप्रीम कोर्ट की कि भाई इन परिवारों के लिए, करुणामूलक परिवारों के लिए कोई स्थायी नीति बनाई जाए ताकि इन परिवारों को राहत मिल सके। इसमें करुणामूलक आश्रित परिवार में महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं, लड़के, इसमें हर तरह के हैं। मेरा माननीय महोदय से ये निवेदन रहेगा कि वो भी किसी भी तरह का भेदभाव ना करे, किसी में भी, महिलाओं और पुरुषों में, मतलब सबको न्याय दे, सबको एक साथ नियुक्तियां दे। अगर पॉलिसी कोई बनती है तो सबको एक साथ हमें नियुक्तियां दे। जितने भी हमारे केस पेंडिंग है, हम सबको एक साथ नियुक्तियां दे, क्योंकि अगर हमने अपने हस्बैंड को खोया है तो इन लड़कों ने भी अपने पापा को खोया हुआ है, इन्हें भी दर दर की ठोकरी खाने पड़ रही है। तो इसीलिए सर सबको हमें एक साथ नियुक्तियां दे, तो इस तरह का भेदभाव बिल्कुल भी ना करे। और जो पॉलिसी है, जो अभी जो है पॉलिसी, उसमें जो खामियां हैं सर, उसमें जो खामियां हैं उनको पूर्ण रूप से हटाया जाए, रिमूव किया जाए। ये जो 62,500 ये जो शर्त है सालाना आय की पर व्यक्ति, इसको भी सर थोड़ा इसको बढ़ाया जाए, क्योंकि ये बहुत कम है। और एक जो ये कोटे वाली शर्त है, ये कोटा क्या होता है? 5% कोटे में आती है कोई जिंदगी और मौत, वो तो कभी भी आ सकती है, वो तो किसी को भी आ सकती है सर। तो ये 5% कोटा हटाया जाए सर, और हम सभी को ये भी थोड़ा बढ़ाया जाए। आपसे निवेदन है माननीय महोदय, हम बार बार ये बातें हम हमेशा ही कहते रहते हैं
जब भी हमारा आना होता है, शिमला आना होता है, मिलना होता है सेक्रेटेरिएट में, तो ये हमेशा ही हमारे मुद्दे रहे हैं। तो ये इसको भी सर हटाया जाए। और एक 22/9/2022 को एक जो सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी की गई थी कि जो रिजेक्टेड केस है उनको कंसीडर नहीं किया जाए। सर, जो रिजेक्टेड केस है वो भी इन्हीं कारणों से रिजेक्ट हुए हैं क्योंकि सभी ने अपनी सेवाएं दी है, जो भी सरकारी कर्मचारी रहे हैं सब ने अपनी सेवाएं दी हैं। तो ये रिजेक्ट, मुझे नहीं लगता कि क्यों केस रिजेक्ट, इसी वजह से रिजेक्ट हुए हैं क्योंकि पॉलिसी नहीं बनी थी। और ये भी सर दोबारा से कंसीडर किया जाए। जो ये 5% कोटा है सर, इसको पूर्ण रूप से हटा दिया जाए। 5% कोटे में तो सर कितना, इसमें तो मुश्किल से 1-2 ही लग पाएगा। तो मैं सरकार से निवेदन करती हूँ कि प्लीज़ इसको हटाया जाए 5% कोटा। और ये जो 62,500 की ये जो शर्त है, थोड़ा इनकम का जो एरिया है सर उसको बढ़ाया जाए, 5 लाख के आसपास उसको किया जाए। क्योंकि जो एक IPS के बेटे को जो नौकरी दी है सरकार ने, 6 महीने के अंदर जो नौकरी दी है, उनके लिए कोई इनकम क्राइटेरिया नहीं था। ये इनकम क्राइटेरिया हम पे ही लागू होता है, गरीबों पे ये लागू होते हैं सारे इनकम क्राइटेरिया। इनके लिए कोई इनकम क्राइटेरिया नहीं है, नौकरी आराम से मिल जाती है। तो महोदय ठीक है, अच्छी बात है, वो भी लड़का बिन बाप का बच्चा था, नौकरी मिल गई है, ठीक है, कोई बात नहीं। हम ये नहीं चाहते कि उसको नौकरी क्यों दी, ठीक है, उसको नौकरी मिल गई है तो हमारे लिए भी मतलब वही नीति अपनाई जाए जिस नीति से उस लड़के की नौकरी लगी है, हमें भी उसी ही नीति में लाया जाए, उसी नीति से हमें भी रोजगार दिया जाए। ये मेरा निवेदन है सरकार से, इस तरह का भेदभाव ना करे, क्योंकि ये जो भेदभाव होगा, इस तरह का भेदभाव होगा, इतने जो करुणामूलक साथी हैं 3234 जो हमारी संख्या है, इतने मतलब इन सबकी मतलब कहीं ना कहीं तो बद्दुआ निकलेगी और लगेगी, और ये 100% लगेगी अगर सरकार ने इस तरह से भेदभाव किया। क्यों, क्या बिगाड़ा है हमने, क्या किया है हमने? हम तो अपना संघर्ष करें, हम तो अपना हक मांग रहे हैं, हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें अपना हक चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो इसीलिए सबके साथ समान वो किया जाए, किसी के साथ कोई भेदभाव ना किया जाए। और हमारा जो सबसे पुराना केस था वो भी 1988 का था, वो भी शायद कृषि विभाग का कोई केस था पालमपुर का। उसके बाद भी कई सारे लगे, 4th क्लास में भर्तियां हुई है, ये इसमें भी बहुत बड़ी धांधली हुई सर। इसमें जो भी मतलब इसमें ये धांधलियां हुई कि जिनकी अप्रोच ठीक थी वो लग गए हैं, जो वैसे थे बेचारे वो रह गए हैं। फिर उनके साथ कौन न्याय करेगा? अगर सरकार नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा? और हमारे जो डिप्टी CM साहब है महोदय, मैं आपको कहना चाहूँगी, आपने हर मंच से इनके सारे वीडियो हमारे पास अभी अवेलेबल है, और इन्होंने अपने हर मंच से कहा था कि जैसे ही हमारी सरकार सत्ता में आएगी हम सबसे पहले करुणामूलक को नौकरियां देंगे, हम इनके साथ सबसे पहले इंसाफ करेंगे। महोदय, आप शायद ये भूल गए हैं कि जब सरकार बनी थी तो सरकार बनाने में कहीं ना कहीं करुणामूलकों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमने अपने वोट के माध्यम से ये योगदान दिया है, शायद आप ये बात भूल गए हैं। तो अब उसको वो कर्ज उतारने का समय आपका आ चुका है। अभी से आप जो भी आपने हमसे वादे किए हैं उनको धरातल पे उतारने का समय आ चुका है। हम इंतज़ार करेंगे, हम अभी भी इंतज़ार करेंगे महोदय। ऐसा नहीं है, हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं है कि हम कोई एक्सपोज करें आपको या कुछ ऐसा करें मीडिया में, ऐसा सर बिल्कुल भी नहीं है। हम ये चाहते हैं कि शांतिपूर्ण मसला निकले, जो भी हल हो वो शांतिपूर्ण तरीके से हो। हम भी नहीं चाहते कि हम यहाँ के कोई भगदड़ मचाए। हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, सारे नौजवान साथी है हमारे साथ, हम कुछ भी फिर कर लेंगे। इसीलिए हम नहीं चाहते कि हम कुछ इस तरह का काम करें, शांतिपूर्ण तरीके से ये मसले सारे हल हो। हम फिर भी इंतज़ार करेंगे महोदय आपके निर्णय का, और हम उसका स्वागत करेंगे। और जितना जल्दी ये हो सकता है, ये जल्दी क्यों करना है? क्योंकि एक तो सभी की उम्र निकल रही है, सारे लगभग 40 से ऊपर चले गए हैं, 30, 40 कईयों ने क्रॉस कर ली है, और 1-2 साल में कई तो वैसे बाहर हो जाने हैं। उम्र निकल रही है तो सर कब लगना है, कब नौकरी करनी है, कब क्या आगे का कुछ पता नहीं है। तो इसीलिए जो भी महोदय डिसीजन लेना है वो टाइम से लिया जाए तो शायद ठीक रहेगा।
क्योंकि आपके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। अब ये पता नहीं ऐसा क्या है कि आपको इतनी मुश्किल आ रही है हम लोगों को नौकरी देने में, ये मुझे बात समझ नहीं आती। चलो जो भी है हम फिर भी इंतज़ार करेंगे, और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो फिर हमारी जो कार्यकारिणी का निर्णय होगा वो हम करेंगे अपना, हम जो ये संघर्ष का और ये रफ्तार हम इसको और तेज़ करेंगे, और हम भी चुप बैठेंगे वालों में तो हम भी नहीं हैं। तो हम इसको निरंतर करते रहेंगे जब तक कि हमें हमारा हक नहीं मिल जाता महोदय। तो इसीलिए ये हमारी लड़ाई और भी तेज़ हो जाएगी आने वाले समय में।